तो स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज का पहला टॉपिक होगा बीएक्स सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन सीखा था कि सर्कुलर लूप ऑफ वायर से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, है ना। ये टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में और इसका डेरिवेशन भी देखा था। और लास्ट में कंक्लूड करके हम लोगों ने फॉर्मूले बना लिए थे। ये आपके फॉर्मूले हो गए, है ना। इसमें भी मैंने कुछ कंडीशंस दे दी थी कि जो पहला आपका फॉर्मूला आएगा उसमें आपका x भी होगा r भी होगा। फिर मैंने कंडीशंस क्या दी थी, अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी r से तो ये फॉर्मूला बनेगा। और उसके ऊपर एक कंडीशन आई थी बायनोमियल एक्सपेंशन से, है ना। कैसे किया था, मैंने बोला था कि x की वैल्यू बहुत कम है किससे, r के कंपैरिजन में। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पहला फॉर्मूला जो बना था आपका वो तो ये वाला बना था, है ना। ये फॉर्मूला पहला बना था। फिर इसको हमने रिड्यूस किया था, दो फॉर्मूले बनाए थे। कैसे, एक बार हमने r की वैल्यू डिस्टर्ब की और एक बार x की। क्या बोला था कि अगर पॉइंट भी बहुत करीब आ जाए किसके, वायर के, सर्कुलर वायर के, तो उस केस में क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो हमने क्या बोला था कि हम लोग इसमें से क्या ले सकते हैं, r इसको हम कॉमन ले सकते हैं और इसको क्या बना लेंगे, कोई बहुत छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो बहुत छोटी वैल्यू मिलती है। तो बायनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग ने बायनोमियल थ्योरम यूज किया। ये बगल में मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक। फिर हमने इससे डेरिवेशन किया था और हमारा ये फॉर्मूला बन के आया था। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी x की वैल्यू बहुत कम होगी वायर के रेडियस के कंपैरिजन में, तब फॉर्मूला ये यूज करेंगे। फिर मैंने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट भी बहुत दूर रखा हो तो इसका अंदर रेडियस आपका बहुत छोटा हो जाएगा उसके आगे। तो मैंने ये कंडीशन बनाई, तो उस केस में ये फॉर्मूला बना दिया, है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपको मैंने पढ़ाए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीएक्स कर्व, ठीक है। यहाँ एक कर्व बना हुआ है, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये बनेगा कैसे ये भी समझते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ अगर बीच से अगर कट कर दे तो जो इस तरह बन रहा है उसी की मिरर इमेज आपके अपोजिट साइड में बन रही है कि नहीं बन रही है ना। ध्यान से जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सर जो ये ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है। एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, ग्राफ इज सिमेट्रिकल। ग्राफ किसके किसके बीच में है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड और जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है या जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जब बहुत करीब होगा तो वैल्यू आपकी बहुत एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा है, फिर उससे दूर जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बहुत घट रही है। जरा ये बनता कैसे, अरेंजमेंट आता कहां से, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ दो कॉइल आपको दिखने को मिल रही होंगी, ठीक है। यहाँ दो कॉइल आपको देखने को मिल रही है। लिखिए यहाँ पहले लीजिए जो अरेंजमेंट है, पहले ये पढ़ाऊंगा फिर पीछे जाऊंगा वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले या तो हेडिंग ये बना लो फिर वो बना लो, चाहे वो बना के ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये लिख लो, अरे भाई बड़ी छोटी बच्चों वाली प्रॉब्लम है दिस अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है बहुत सिंपल सा है ना। क्या देखो यहाँ पर एक आपको पहले से सीख चुके हो कि सर एक सर्कुलर वायर होगा, है ना, उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो उससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना, वो जो कि सेंटर से पास होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो वायर को और आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में करंट दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हम इसे राइट हैंड थंब यूज करेंगे और वहां से करेंगे इनवर्ट है कि आउटवर्ड, ठीक। मैंने यहाँ पर दो आपके वायर बना दिए, ध्यान से देखो इसको। दोनों में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, सेम है। और आप देख कहां से रहे हो, आपकी आंखें मैंने बना दी, नैना बने हुए हैं, देख लो भाई, ठीक है। इज इट क्लियर। तो यहां से हम लोग आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, है ना। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस आंख से देखेंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप ये तो खरीद कर ही सकते हो। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, r। तो कहीं ना कहीं यार ये r तो देखा देखा सा था, r कहां था भाई, r आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये। तो मतलब ये जो ग्राफ बना होगा ये उसी अरेंजमेंट का ग्राफ होगा, है ना। तो इसमें जो r का वेरिएशन है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कॉइल्स के बीच की दूरी है उसको अपन चेंज कर रहे हैं तो उससे वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो फिर से जाते हैं इसमें, इसीलिए मैं कह रहा था भाई साहब पहले ये फिर वो, ठीक है, ठीक है मालिक। बढ़े आगे लिखो, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड to produce a uniform magnetic field for a short range। बहुत शॉर्ट रेंज के लिए अपन यूज करते हैं इसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। दो कॉइल होती है इसमें, जिसका काम क्या होता है, किसी शॉर्ट रीजन में बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड फिट करना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड, यहां डी लिखा है, डी दिया क्या मैंने, वो सही लिखा था, टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए शॉर्ट रेंज, क्या, छोटी रेंज के लिए,
ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें पहला क्या है, देखिए लिखिए, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, कोएक्सियल। इस तरीके से इनको अरेंज करेंगे कि जो एक्सिस पास करेगी दोनों कॉइल से वो सेम हो, ठीक है। तो ये अगर कॉमन एक्सिस कह सकते हैं ना, को का मतलब कॉमन ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन जो पास हो रही है दोनों के सेंटर से होगी, गुजर रही नहीं गुजर रही है, ठीक है। और दोनों जो आइडेंटिकल कहने का मतलब कि जितनी साइज होगी पहले वाली कॉइल की उतनी ही दूसरे वाले कॉइल की, मतलब दोनों एक क्या, जैसे दो चूड़ी ले लो, है ना, दोनों क्या आइडेंटिकल है कि नहीं है, वैसे ये दोनों कॉइल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ओके। आगे देखिए, लिखिए इसमें कोएक्सियल कॉइल्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। दोनों का रेडियस कितना है, r। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा अरेंजमेंट का दूसरा कंपोनेंट लिखिए, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ब्रैकेट लिखना सेंटर टू सेंटर। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर कर रहे हैं हम लोग, सेंटर टू, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू रेडियस। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो रेडियस के बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लिखा है प्लेस एट अ डिस्टेंस, ब्रैकेट में ये डिस्टेंस कहां से कहां था, उसके सेंटर दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, वो कितनी वैल्यू है इसकी, इक्वल टू जो रेडियस है उसी के बराबर, मतलब ये जो दूरी होगी वो भी रेडियस के बराबर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो दोनों कॉइल का प्लेन होगा, प्लेन ऑफ both the coils are parallel to each। देखो दोनों का प्लेन पैरेलल है कि नहीं, देखो ये कॉइल एक पहली वाली से मान लो इस पे है, तो ऐसे ही मैंने दूसरी रख दी, दोनों का पैरेलल है कि नहीं है, दोनों सामने सामने हैं तो पैरेलल है, ठीक। तो करंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट एक ही बचा इसमें, दैट इज करंट। तो करंट क्या होगा, करंट रिएक्शन दोनों में अलग अलग होगा, सेम होगा, क्या होगा, करंट डायरेक्शन सेम है ना भाई, यस सर, सेम इन बोथ द कॉइल। अब इसके बाद जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। ऑब्जर्व, इसका लिखोगे ऑब्जर्व फ्रॉम वन साइड, किसी भी एक साइड से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये तभी, क्योंकि आप होगा क्या, गलती क्या होगी, सुनो ध्यान से, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि बेटा अगर हम इधर से एक बार देखें फिर एक बार उधर से देखें तो हमें क्या दिखेगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उधर से क्लॉकवाइज दिखेगा, और मेरा कभी भी मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो आंसर निकालूंगा गलत निकालूंगा, इसीलिए, ठीक है, आपको एक ही साइड से ऑब्जर्व करना है दोनों को, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, तो आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर जो करंट का वेरिएशन है वो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो सही है या गलत है, हाँ। अरे जब करीब जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो उसका इफेक्ट घटता जाएगा, तो ये तो सिंपल कर्व है सर, चाहे आप इसके इधर की तरफ जाओ तो घटेगा, चाहे इसके पीछे जाओ, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर सर ये काम कर रहा है जो मैग्नेट, तो एक तरफ क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, एक तरफ हो जाएगा साउथ पोल, है ना। सिंपल बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कभी किसी को नहीं आ रहा है, देखो ये इस तरीके से है, ठीक। अब ये रख दिया मैंने डायरेक्शन करंट इस तरह नहीं, और ये आपका ऐसा क्लोजिंग, तो इसका मतलब ये इधर से बाहर तो निकल रही होगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल है कि नहीं। एक सर्कल बना लो सर, है ना, कभी भी टेंशन हो सर्कल बना लो, ये करंट डायरेक्शन हो गई,
क्या करना सिखाया था मैंने, किसी भी पॉइंट पर एक लाइन खींच दी सर, है ना, फिर क्या करेंगे, ऐसे पेन रख देंगे और फिर इसको हाथ से पकड़ लेंगे, थंब हमेशा एरो के डायरेक्शन में, और फिर देखिए कि सर्कल के अंदर से बाहर आ रहा है आपका उंगली या बाहर से अंदर जा रहा है। तो अंदर से बाहर आ रहा है, उसके अंदर फील्ड क्या होगी, तो फील्ड सर इधर निकल रही है, आंख की तरफ जा रही है। इसका मतलब है सर कि मैग्नेट, बचपन में देखा है, बचपन से एक चीज जानते हैं, नॉर्थ से हमेशा फील्ड निकलती है और किधर को जाती है, साउथ को। होती दोनों तरफ है ना भाई साहब, होती दोनों तरफ है ना। इसका मतलब है भैया ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ होगा। तो जिस तरीके से इधर दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड हमसे कमजोर होती जाएगी, वैसे इधर जाने पर भी होगी। तो ये ग्राफ क्या गलत बना हुआ है, बताओ। चुंबक के करीब तुम किसी भी साइड रहो, अगर कभी भी मेटल ले लो, कभी अगर मैग्नेट का प्रॉपर्टी देखनी है तो मेटल सिंपल सा कोई भी आप ले लो भाई, मेटल को तुम चाहे नॉर्थ पोल पे टच कराओ तब भी अट्रैक्ट होगा, और साउथ पे कराओगे तब भी अट्रैक्ट होगा। मेटल को दोनों तरफ से आप जब डिस्टेंस करोगे तो अट्रैक्शन कमजोर होता जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि एक लिमिटेड दूरी तक ही वो अपना इफेक्ट क्रिएट कर पाता है ना। तो इसका मतलब सर जिस तरीके से हम एक साइड जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वैसे इधर भी होगी। और सबसे ज्यादा ताकतवर कहां होगी, जब मैग्नेट एकदम करीब आ जाएंगे, यही होता है ना। चुंबक के एकदम करीब ले जाओगे मेटल को तो ज्यादा ताकत लगती है ना उसको रोकने के लिए, और दूर ले जाओगे तो कम लगती है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होगी, सबसे करीब, है ना। तो ये हो गया ग्राफ आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने दो ग्राफ बना दिए। फिर यहाँ ये m क्या कर रहा है, फिर बताओ। एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक कॉमन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अच्छा एक चीज नोटिस करो, इसका नॉर्थ पोल तो यही होगा, साउथ इधर होगा। देखो ध्यान से देखो, तो ये अंदर भी एक मैग्नेट बन गया, एक इधर और एक इधर, सिंगुलर पोल बन गया। तो असली मैग्नेट तो यहाँ बनाया हमने, बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। नहीं समझ में आया तुम्हें, नहीं आया ना, तो बोलो नहीं आया। हाँ, आगे आगे करने से कुछ नहीं होता। देख भाई, एक ले लिया हमने वायर, ठीक है, तरीका तो याद ही होगा। क्या किया, करंट का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे करंट ले लो, ऐसे पेन रख दी। पेन का टिप क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्या करते हैं, अंगूठा रखते हैं, फिर ये इस तरीके से उंगली जब निकल रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है, और जिस छोर से फील्ड निकलती है वो नॉर्थ होता है, और जिधर अंदर जाती है वो साउथ होता है। तो जब भैया ये वाला सर्कल देखे, जैसे सर्कल ये वैसे सर्कल ये, जो इसके लिए होगा वो इसके लिए भी होगा। तो इसमें जब इधर से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे भी इधर से निकल रही होगी। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ होगा ना, जिधर से निकल रही है फील्ड उधर नॉर्थ, और जिधर जा रही है उधर साउथ। तो जा किधर से, पीछे से आ रही होगी तभी तो बाहर से आगे से निकल रही है। तो ये तेरा साउथ हो गया, ये तेरा नॉर्थ हो गया, बन गया मैग्नेट, बना कि नहीं बना। इसी प्रकार से यहाँ पर ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो ये बीच में क्या बन गया, एक मैग्नेट बना कि नहीं बना। असली मैग्नेट तो बीच में बन रहा है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए तो कह रहे हैं इस अरेंजमेंट का काम क्या होता है, एक छोटी सी रेंज में बहुत हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, जिसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म। समझ में आया। इसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। समझ में आ गया, लिख लो फटाफट। तो ये m कौन सा पॉइंट है, जो कि मिड पॉइंट भी होगा या मीडियन भी कह सकते हैं, जो कि बराबर दूरी पर होगा। समझ में आया, r/2 r/2, ठीक, लिख लीजिए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, अगर देखोगे तो इसका वेरिएशन बहुत कम है, इसलिए कहते हैं कि इन दोनों के बीच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो शॉर्ट रेंज है वो क्या है, BSc को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे क्या, पीछे बढ़ना है तो तो अब ये कर्व क्या मुझे समझाना है। अब ये समझ में आ रहा है कर्व का मतलब क्या है, वेरिएशन कैसे शो कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखो, ये r/2 इधर इसका और r/2 माइनस, क्यों। अब फिर से कहोगे यार क्या पढ़ा रहे हो उल्टा सीधा। देख भाई, इधर से पीछे की तरफ आ रहे हैं, देखो कुछ नहीं आता जिसको, उसके लिए सर एक x पढ़ा है और एक y। सर सेंटर से राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मिलती है, और इधर जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू। भाई -r/2 इधर हो गया और +r/2 नहीं, गलत कह रहे हैं क्या कुछ। अरे भाई, इसके आगे जाओगे तो प्लस साइड जा रहा है, उसके पीछे आ रहा हो तो नेगेटिव साइड आ रहा है। तो भाई मीडियन कहां है भाई, देखो मिड पॉइंट का स्केल देखेंगे तो पीछे -r/2 आना पड़ रहा है, इसके लिए आगे कितना जा रहे हैं, r/2 जा रहे हैं। ग्राफ देखो फिर से, एक r/2 और एक r/2, देखो p और q सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ क्या कर रहा है, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने सिंपल ग्राफ बना दिया, ठीक, कोई दिक्कत। लिखिए फिर फटाफट। पहला इसका पॉइंट है, द ग्राफ इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल। ये क्या है, सिमेट्रिकल होता है कर्व, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ कॉइल, अबाउट द सेंटर ऑफ
कॉइल। अच्छा एक और चीज समझ लो, चलो छोड़ो, ठीक, ये आर ही नहीं होता, ई आर होता है, ठीक है, मेरा लिखने की आदत हो गई है तो ध्यान रखना इसका। अच्छा देखो, अगर छोड़ो वो बीएक्स हेल्महोल्ट्ज नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता मुझे, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि सर एक सर्कुलर वायर होगा, है ना, उसमें एक सेंटर होगा सर, उसका रेडियस आर होगा, उसमें मैंने करंट कितना फ्लो करा दिया आई, और मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है ये घड़ी का उल्टा चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, सिंपल सा इतना तो आता है ना मुझे, ठीक है। तो सर लेकिन इसके दो छोर हो गए, एक सामने के जैसे अपन देख रहे हैं और एक पीछे की तरफ, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसकी रीडिंग्स लेना स्टार्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, रीडिंग्स लेता हूं। तो अगर मैं कॉमन रीडिंग भी लूंगा तो मैंने कहा कि जब मैं इससे आगे की तरफ जाऊंगा, r/2 में आगे जा रहा हूं, तो मैं इस तरीके से वेरिएशन देख रहा हूं, और बहुत दूर चला जाऊंगा तो इसकी रीजन से बाहर चला गया तो जीरो के आसपास जाऊंगा, एकदम जीरो आ जाएगा आसपास, गलत कह रहा हूं मैं। तो r/2 मतलब सर इसका रेडियस ही r है, तो ये r/2 तो इसके रीजन में ही पाया जाएगा लेकिन डिक्रीज होगा, है ना। तो मैंने कहा r/2 इधर आऊंगा और उससे आगे जाऊंगा, थोड़ी दूर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगा, लेकिन डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से मैंने अगर कुछ नहीं आता तो भी इस ग्राफ को समझने की कोशिश करूंगा, मैं वो से जब बहुत करीब था तो मेरे पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे हाईएस्ट, ठीक, तो मैंने कहा जीरो ले लो, तो जीरो क्या होगा, सेंटर, तो लिख दूं मैं यहां पे, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ कॉइल x इज इक्वल टू 0। गलत लिख दिया क्या मैंने, नेक्स्ट। अब मैंने कहा कि जैसे ही मैंने इधर का नेचर देखा वैसे ही मैंने देखा कि एक और चीज देखने को मिली, इसके बाद कर्व का नेचर बहुत तेजी से चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन है ना भाई, लैब में होता है प्रैक्टिकल, है ना, वैसे तो नहीं होता। तो जब प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन है, ध्यान से देखो, पहले आपका कर्व एक रेट में चेंज हो रहा है, उसके बाद बहुत एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो नेचर ऑफ द कर्व चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस रेट में पहले डिक्रीज हो रहा था, अब पहले धीमे धीमे डिक्रीज हो रहा था, एकाएक ऐसा है मैंने देखा कि बहुत तेजी से वैल्यू डिक्रीज होने लगी। तो इसका मतलब अब मैं क्या कहूंगा, बहुत हाई रेट पे कोई भी चाहे या इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, तो कहते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज आ गया। एक्सपोनेंशियल वर्ड याद कर लो, ये वर्ड जहां लग जाए समझ लेना कि बहुत तेज चेंज आ रहा है। पहले 2 था, फिर सर 8 हो गया, 8 के बाद 32 हो गया, तो मतलब रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक। इसी पे घटना भी हो सकता है, तो 32 था, फिर से 8 हो गया, फिर 2 हो गया, तो बहुत तेजी से घट भी रहा है, तो रेट चेंज हो रहा है ना। तो जब चेंज होता है, ध्यान से देखो इस ग्राफ को, देखो इसमें बहुत चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत तेजी से स्टीप हो रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है ना, बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब ये वो पॉइंट भी कह सकता हूं मैं, देखो यहाँ पर लिख सकता हूं सेकेंड पॉइंट में, P एंड Q आर इसमें पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको क्या कह सकता हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और क्या कह सकता हूं मैं, दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जहां पर कर्वेचर अपना नेचर चेंज कर रहा है, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। ये क्या है भाई, ठीक है। लवी बेटा कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज चैट में जाके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। माइक वाला ऑप्शन बच्चे को बता दीजिए, वो मुझसे कल कह रहा था। बेटा उसमें हैंड रेज का एक फीचर होगा, एक हाथ बना होगा ऐप में, उस पर क्लिक करोगे तो आप माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। और अगर और कोई दिक्कत हो चैट में भी लिख सकते हो। हाँ भाई कहाँ थे हम लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, लिखिए पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा कितनी दूरी पर होगा, एट r/2। लिखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आगे लिखिए r/2 डिस्टेंस। कर्व समझ में आया क्यों ऐसा बन रहा है, अब ये बता लोगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर अपने को एक अरेंजमेंट ही समझ में आ चुकी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये m की दूरी है, m पॉइंट की दूरी है, दोनों कॉइल से बराबर है क्या, हाँ, और टोटल कितना होगा,
अगर मैंने कहा कि दोनों कॉइल के बीच दूरी कितनी है तो आपको क्या आर है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो डिस्टेंस होगी, दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं ना, एक थोड़ा ना होगा, दो दो होगा। इस केस में देखो, इसमें दो दो होगा, P और Q, तो Q की दूरी भी r/2 और P की वैल्यू भी देखो। अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं बेटा तो प्लस माइनस नहीं करते, उसमें प्लस ही वैल्यू होता है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये अगर मैग्नीट्यूड देखोगे ये r/2 तो मैं कहूंगा दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच दूरी कितनी हो सकती है, कितनी होती है ये कहो, हो सकती नहीं है, r होती है r/2 प्लस r/2, दोनों को जोड़ देंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2r/2 क्या होगा r। समझ में आया? लिख लीजिए, देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन is equal to radius of coil, is equal to radius of coil. And application last point है, इसको लिख सकते हो, यहाँ लिख रहा हूँ E point, application of, इसी का यूज करके हेलमट बनाया गया, application of point of inflection is Helmholtz coil arrangement। जो अगला टॉपिक आपने पढ़ा था, अब ज्यादा समझ में आया होगा ना, इसीलिए मैं पहले उसको पढ़ा दिया और बाद में इसको पढ़ा दिया, ठीक है। जो अगला वाला टॉपिक आपने इसी नेचर को पढ़ के ही ये आपका बनाया गया। इससे ये समझ में आ गया कि जहां तक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले तक जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, मतलब वैल्यू जो चेंज आ रही है बहुत कम आ रही है। और अगर देखा जाए तो ऐसे तो इम्पॉसिबल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि दो पॉइंट के बीच में सेम हो। और तुमने अभी देखा था मैग्नेट के केस में क्या था, वो बदल रही थी ना, तो ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ऐसा तो बना ही नहीं पाएंगे। तो जब इस कर्व को देखा गया तो ये पाया गया कि यार देखो B अगर x = 0 से r/2 के बीच में वेरिएशन बहुत कम है, मतलब बहुत माइनर वेरिएशन है, उसके बाद बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि दो कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑटोमेटिकली कहां से मीट कर जाए एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। तो क्या होगा, आधा तो आधी मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर देगा, ये वाला कॉइल, देखो यहां तक r/2 तक, और फिर अगला आधा कौन प्रोवाइड कर देगा, पहला वाला, क्योंकि उस आधे में इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत घट जाएगी पहले वाले की, और इसी प्रकार से इस वाले की। अगर मैं इसको लेफ्ट एंड राइट ऐसे लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं, ये मेरा राइट साइड है तो r और ये l, तो l साइड वाली जो मेरी कॉइल है वो मुझे r/2 की ही चाहिए, सिर्फ मुझे पूरे के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद तो बहुत इजी है घट जाएगा। और मैंने r वाली कॉइल क्यों रखी, इससे मुझे जो मेरा कमी हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये कवर कर दे रहा है। और मेरा जो काम था, मेरा काम क्या था, मुझे ओवरऑल एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, जो कि ये दोनों के आने से अचीव हो गई। तो यही एप्लीकेशन है। तो मतलब कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है दो पॉइंट के बीच में, तो हम क्या करते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट का यूज करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पढ़ोगे ना उसमें इसका काम आएगा, सोलेनॉइड पढ़ेगा उसके अंदर इसका काम आएगा, ठीक है। तो ये सब छोटा सा एप्लीकेशन है आगे बड़े टॉपिक के लिए, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाएं। चलो अब देखो भाई, क्वेश्चन देखो जरा। अब जितना टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। क्या है, फॉर द अरेंजमेंट मेड अप टू आइडेंटिकल कॉइल, दो कॉइल आपको दिख रही हैं, दोनों को कैसे अरेंज किया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सेंटर इसका दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। आगे देखिए, एज शोन इन फिगर डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तब कह रहे हैं कि दोनों कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू बोथ द कॉइल्स। निकालिए। जल्दी करिए जरा, आप वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। तो क्या करना है, सर कुछ नहीं आता मुझे, तो मैं एक बार में एक कॉइल करूंगा। और मुझे इतना तो आपने सिखाई दिया है कि दोनों कॉइल की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और किसी एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग बल लगा रहे हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी। अब वो जुड़ेगी
तो रिजल्टेंट आएगा। सर आपने सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश होता है सर, है ना। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम 2 + 2 की तरह जोड़ नहीं सकते सर, उसका नियम होता है ना। तो दोनों को हम वेक्टर लॉ से करेंगे, जिसको कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि बहुत आसान है ना। अभी करके देखते हैं। पहले एक काम तो कर ले, तुमसे इतना तो पूछ ले कि ये डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी क्या होगी, अगर अपन यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बाहर की तरफ निकल रही होगी। हाँ। ये डायरेक्शन किसकी है सर, ये एक्स की डायरेक्शन है, ये प्लस वाले एक्स की डायरेक्शन है ना। अरे ऐसे बना लिया करो भाई, तुम लोग क्यों इतना डरते हो। ये डायरेक्शन किसकी होती है हमेशा, प्लस एक्स। ये किसकी होती है, प्लस वाई की। यही तो सीखा है ना बचपन से, है ना। तो जब मैंने देखा कि ये ऊपर वाली जो रिंग बनी है सर, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके सेंटर से बाहर की तरफ आ रही है। क्यों, क्योंकि अभी पीछे पड़ के आ रहे हैं। ACW रहेगा, अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ करंट दिखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मेरी तरफ आएगा। मेरी तरफ आएगा मतलब ये डायरेक्शन किसकी हो गई, B1 की। मैं यहां लिख दूं B1। चलो एक काम हो गया। वेक्टर में लिखना है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहां पर, गलत है क्या, सही है ना, आसान हो गया। अब देखो B1 की वैल्यू क्या होगी, एक ही तो फॉर्मूला है, कितनी बार हटोगी। B1 क्या था, म्यू नॉट एन, जो भी करंट है, मैंने I मान लिया। इसने दिया है मुझे रेडियस, और पहले ही क्वेश्चन कह रहा है क्या है, आइडेंटिकल। मतलब जो इसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा। रेडियस कितना है, 1/2। ठीक है, सिंपल है, आसान है ना। एंड मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया, ठीक है। इसमें नहीं दिया था तो मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। जितना इसमें मानूंगा उतना ही दूसरे वाले मान लूंगा, ठीक। अब B2 की बारी। तो B2 कैसे निकलेगा, ये वाली कॉइल, है ना। अब मैं ऊपर से देख रहा हूं, मुझे फिर से क्या दिख रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आ रहा है यार, एक सिंपल सा एक सर्कल है, ठीक है। एक ये सर्कल है, यही सर्कल है ना। इसको सामने से दिखा दिया, फिर साइड से दिखा दिया। तुम इसके साथ साथ चल रहे हो, तुम अपने आप को इसके सामने खड़े हो। मैंने इसको जितना घुमाया उतना ही तुम्हें घूमना पड़ेगा। तुम ऐसे खड़े थे, अब तुम मेरे साथ साथ ऐसे घूम गए। फिर मैंने कहा इसको ऐसे घुमा देंगे, तुम ऊपर चले गए, चले गए ना। ऊपर से इसमें झागोगे, जैसा तुम्हें सामने दिख रहा था वैसा इधर भी दिखेगा, और वैसा ही ऐसे करने से भी दिखेगा। तो तुम्हें पहले एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था बड़े भाई, बाद में भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था, तुम भी तो उसके साथ घूम रहे हो। हाँ, तो जब तुम ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें फिर से ऐसे ऐसे दिख रहा है। गाड़ी कैसे घूमती है, इस तरीके से घूमती है ना, क्लॉकवाइज। गाड़ी लगाई होगी ना, देख लो, है ना। तो ये क्या एंटी क्लॉक, यहाँ कैसे पता मुझे, ये देखो एरो बना हुआ है। अगर ये एरो ना होता तब एक विवाद हो जाता कि सर कैसे डिसाइड कर दिया। करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से एंटी क्लॉकवाइज देखा, मैं ऊपर से देख रहा हूं, मुझे एंटी क्लॉक मतलब मेरी तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस वाली रिंग से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ऊपर। ये किसकी डायरेक्शन है कि नहीं है। तो मतलब मुझे दो, अब मैं इस पूरे फिगर को भूल जाऊंगा। मुझे पता है कि एक फील्ड कहां जा रही है, क्योंकि सेंटर दोनों का सेम है। तो एक फील्ड इधर जा रही है B1, और एक फील्ड कहां जा रही है, इधर B2। अब दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है अभी, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं चेक करूंगा। मैंने कहा कि आइडेंटिकल बोला, और करंट के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब करंट भी सेम मानूंगा। जब नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि B1 की वैल्यू आई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, और इसके आगे क्या लग गया, बस आई क्या, और ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो B2 कितना होगा सर, B2 भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों कॉइल मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगी। तो B2 मैं यहां लिख देता हूं भाई, चलो। तो B2 हो जाएगा एन आई अपॉन 2a, और यहाँ क्या आ जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ये तो बहुत सिंपल है। कितना एंगल है इनके बीच में, कितना एंगल है, नहीं निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब सर आपने सिखाया था कोई दो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल कितना है 90, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है, यानी कि दोनों का जो जोड़ आता है, वो √a² प्लस b² के बराबर होता है। ये मैंने सिखाया था। उसका कारण क्या है सर, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, असली फॉर्मूला सर दो वेक्टर को जोड़ने का ये होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब इनके बीच का जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0। और जब इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा बड़े भाई, तो इसका मतलब है कि ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो 0 जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, a² प्लस b², तो यही लिखा है। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं b रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो √, यहाँ क्या लिखा हुआ है
म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 करूंगा ना, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो यहाँ सेम चीज को दो बार लिखूंगा, है ना, उसका होल स्क्वायर भी करूंगा, फिर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 प्लस 1 2, और बाहर क्या बचेगा म्यू नॉट एन आई का अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको मैं बाहर निकालूंगा, रूट के बाहर निकल जाएगा, तो बचे क्या, आंसर कितना आसान है, रूट 2 इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। समझ में आ रहा है पक्का? कौन सा ये तो वैल्यू पुटिंग करी है, अरे सेम वैल्यू को, अब ये फॉर्मूला देख रहा है a स्क्वायर, a की जगह क्या आ जाएगा b1, है ना, तो b1 का स्क्वायर, b1 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड लेना है ना, डायरेक्शन तो लेना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने भैया वेक्टर को ही सॉल्व करने का फॉर्मूला बनाया है, तो वो तो खुद ही कह रहा है कि वैल्यू पुट करो बस। तो वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई अपॉन, तो इसका स्क्वायर लिख दिया, तो b2 का भी स्क्वायर लिखोगे। अब दोनों की वैल्यू सेम ही है तो क्या करोगे, b1 b2 दोनों बराबर है ना, बस दोनों में क्या अंतर है, डायरेक्शन के अंतर है ना, तो डायरेक्शन के अंतर है, तो भैया यहाँ पे फिर करोगे तो क्या आएगा, सेम वैल्यू का स्क्वायर दो बार कर रहे हो तो कॉमन लेके बाहर नहीं निकाल लोगे, तो बचेगा क्या, देखो कंप्लीट कर रहे हैं, मैं इसको मिटा दूं क्या, ये लेकिन बना लेना, ये समझ नहीं आएगा बाद में, बना लिया, देखो ये कंप्लीट कर देता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सब लिख दिया होगा आपने, इसके आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए तो यहाँ से आ गया बी रिजल्टेंट इज इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1, क्यों मैंने कॉमन क्या ले लिया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, गलत किया मैंने, नो सर। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन अगर किसी नंबर का स्क्वायर है रूट के अंदर तो बाहर नहीं आ जाएगा वो, तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यस। तुमसे क्वेश्चन में रिजल्टेंट का एंगल पूछा है इसके बाद, तो कैसे निकालोगे, ये भी सिखाया था मैंने, कुछ नहीं करना है, क्या एक फॉर्मूला सिखाया था, कभी भी अगर हमें ये निकालना हो कि जो भैया इन दोनों का जोड़ आएगा वो कितने कोण पे रहेगा, किससे, एक्स एक्सिस से, यही इसका फॉर्मूला होता है ना, तो देखो कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे एंगल चाहिए, मान लो इन दोनों के बीच में, देखो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, देखो बना लो, ये क्या था तुम्हारा बेटा b1, ये क्या था तुम्हारा b2, वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा br, इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली, दैट इज √2 म्यू नॉट ni अपॉन 2a, लेकिन ये एक एंगल बनाएगा किससे, b1 से, मैंने इसको ले लिया अल्फा, तो इस अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं तुमसे हम कि ये कितने एंगल पे रहेगा, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, बताइए, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या है, y के डायरेक्शन वाला वेक्टर, और x कंपोनेंट क्या है ये, ठीक, तो यहां से हो जाएगा बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम है, यस सर। तो डिवाइड होके 1 हो जाएगा, हाँ। और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 45 या पाएगा सर। तो ये एंगल कितना है, 45। देखो यहाँ बना हुआ है, ठीक है, इस फिगर में थीटा ले लिया तो मैंने अल्फा लिया, तो मैं इसको अल्फा बना दूंगा, मेरा मन है ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, नो सर। सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, आसान वाले पहले पढ़ लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट सर। जल्दी नोट करो, C1 से 45 है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन और आसान है, अब देखो ना, इसको तुम लोग ट्रिक से करोगे, पता है कैसे करोगे, 1 सेकंड में कर लोगे, बस मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, आराम आराम सुनोगे ना तो तुम लोग को सब आ जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर नहीं लोगे तो आ जाएगा, बस एक चीज मुझे बताओ, अच्छा मैंने अगर बोल दिया कि एक मैं ऐसे सर्कुलर वायर बना रहा हूं जिसका रेडियस कितना है b, मैंने कितना बोला बी। तो इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, डायरेक्शन तो बता देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो पता है, कितना आ जाएगा सर, सर bo आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b, है ना, रट गया ना, अब मैंने कहा इसको 4 हिस्से में बांट दिया मैंने, तो सर कुछ मत करो, बना पर डिवाइड कर दो, क्या भाई गलत है क्या, तो मतलब हर हिस्सा कितना कर रहा है, कितना योगदान कर रहा होगा, 1/4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b,
और सबको जोड़ोगे तो टोटल बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन आधा ज्यादा आंसर तो यही कर दिया हमने, आधा तुम कर लेना, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे यूज, ध्यान से देखो, इसमें एक चौथाई है बेटा, ये एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये बड़े सर्कल का छोटा सा पीस है, 1/4 पीस है एक्चुअल में, ठीक है। और ये देखो ये 3/4 है, छोटे वाले सर्कल का 3/4 है, तो सेंटर वाला फॉर्मूला तो तुम्हें अच्छे से रट गया है, तुम क्या करोगे 3/4 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो बीओ पे मिल जाएगा, और इसमें क्या करोगे बड़े वाले सर्कल का निकालोगे फिर 1/4 मल्टीप्लाई कर दोगे। और टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों का सर ऐड होता है, लेकिन सर ध्यान देंगे इस बार डायरेक्शन का, क्यों कैसे निकालेंगे वो तो थंब वाला तरीका है, तो ऐड तब होगा जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और सब्ट्रैक्ट तब होगा जब दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी का डायरेक्शन आंसर होगा। बहुत सिंपल होता है, इसमें तो वेक्टर वेक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे कि सर इसमें मैग्नीट्यूड का खेल है, दो ये तो टग ऑफ वॉर वाली बात हो गई ना, दो लोग हैं एक ही चीज खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है, तो जीतेगा वही जिसका बल ज्यादा होगा। ये तो अपन सॉल्व करते ही निकाल लेंगे, है ना। तो अगर लेकिन वैल्यूज नहीं पता है तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, तब आप क्या करेंगे लेट करके क्या लिख देंगे i माइनस जे या फिर i माइनस आई करके लिख दो, है ना। रिजल्टेंट आपका एक लाइन पर आ रहा है, टग ऑफ वॉर वाली लाइन पे आ रहा है, और वो लाइन कुछ भी हो सकती है, बीच में भी तो हो सकती है, ठीक है। तो चलो उसको हम अभी देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ये चीज समझ में आई, ट्रिक समझ में आई? यस सर। तो इसमें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब आराम से करते हैं, पहले डायरेक्शन निकाल लें क्या, चलो हम एक काम करते हैं, हम एक अच्छा सा सर्कल बनाते हैं पहले, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों कोई डाउट हो पूछ लीजिए, आज मेजॉरिटी ऑनलाइन है तो सारे के सारे अब सबका नाम नहीं लेंगे और टाइम बीत जाएगा। एक काम करो कि कोई दिक्कत हो बता देना। चलो बारिश का बहाना है, छुट्टी मिली जा रही, रेनकोट खरीदो यार, लोगों नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम संतुष्ट हैं, बस पढ़ने आ जाओ, पढ़ते रहो। अच्छे नहीं लगते वो जादू बन के आओ, जादू, है ना। सेंटर सेम है, डायरेक्शन निकाल लेंगे अपन, बड़ा सर्कल बना दिया और छोटा सर्कल भी कंप्लीट कर देते, है ना। चलो अब दिक्कत नहीं होगी। ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो बड़े, एक इमेजिनरी सर्कल बड़ा वाला एक छोटा वाला, है ना, आसान है समझना इतना। चलो जरा मुझे ये बताओ सेंटर दोनों का सेम है, हाँ सेम है भाई। छोटे वाले का रेडियस कितना है, स्मॉल है, बड़े वाले का रेडियस कितना है सर, बी, है ना। अब जरा एक प्रॉब्लम है, देखिए इसमें जो डायरेक्शन अगर अपन सामने से देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड इसकी छोटे वाले की बाहर की तरफ, इसको देखते हैं ये क्लॉकवाइज हो गया। इसमें प्रॉब्लम है ना कि सही है कि एंटी क्लॉकवाइज है? आराम से बताओ यार, ऐसे थोड़ा ना होता है, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो भाई तुम लोग, तो इतना बोलूंगा गलत बता रहे हो। क्यों बता रहे हो गलत, मुझे नहीं पता। क्लॉकवाइज होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, अगर टैंजेंट बनाए सर क्लॉकवाइज है वो, सर क्लॉकवाइज ही है। एंटी क्लॉकवाइज होगा एक भी इसमें से, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज है। सर, अरे भाई clockwise नशे में हो होगा। क्या, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज हैं बड़े भाई लोग, ठीक है। अब फिर से करो तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, अंदर की तरफ जा रही होगी फील्ड, है ना। मतलब मेरा यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो निकालने का ये है नहीं, मुझे बस इतना पता करना है कि ऐड होगी या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। बस इतना ही करना था तुम्हें, ठीक है। अब करो जरा मुझे बताओ कितना आएगा। तो क्या करेंगे सर, तो एक बार हम पहले वाले का टोटल निकाल लेंगे, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बार छोटे वाले का 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पहले वाले में 1/4 से मल्टीप्लाई करना था, दूसरे वाले में 3/4, और कुछ नहीं, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, खत्म। क्यों मैं ये करना चाह रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके सेंटर पे दोनों मैग्नीट्यूड अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तभी ऐड होंगी, अपोजिट में होंगी तो सब्ट्रैक्ट होंगी, इस बात को याद कर लो। और कोई रीजन नहीं है, हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो सर दोनों के कारण मैं लिख दूं यहाँ पर, ऐसे बना दो सो सिंबल, इसके कारण भी क्रॉस होगा और इसके कारण भी क्रॉस होगा, मतलब कहने का मतलब है कि फील्ड अंदर की तरफ जा रही है ना। तो इसका मतलब फॉर्मूला बहुत सिंपल था, तो यहाँ बी आर लिख सकते हैं, वेक्टर में लिखते हैं तो अच्छा रहता है, वेक्टर रहने दो, ठीक है। या वेक्टर चाहिए, वेक्टर लिख दे, चलो वेक्टर लिख दे, ठीक है, वेक्टर लिख दो भाई, कोई बात नहीं। पहला वाला सर्कल सर बड़ा वाला है, तो उसका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन एन बाय 1 भी हो सकता है ना, एन इसलिए लिखते हैं कि ये एक्चुअली तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं, फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, ताकि न्यूमेरिकल आए बस वैल्यू पुट करो निकल जाओ, तुम्हें एग्जाम में कुछ करने की हेल्प भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, एन की वैल्यू वहां 1 पुट कर देना। अरे सिंगल सर्कल है,
तो 1 और अगर कॉइल है कहते हैं 10 टर्न है, 10 बार वायर को हमने ऐसे लपेटा है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए n लिखते जाते हैं हमेशा। फिर यहाँ क्या जाएगा 2 और b हो जाएगा। अभी क्या करेंगे 1/4 1/4 से, से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे क्रॉस प्लस वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बन गया वेक्टर, ठीक है। प्लस फिर छोटे वाले से क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये 3/4 म्यू नॉट n i अपॉन, क्योंकि दोनों का, अच्छा एक और चीज सिखाता हूँ, ऐसे रटा नहीं मैंने, हर चीज का लॉजिक है, दोनों कनेक्टेड थे बड़े भाई, इसीलिए करंट सेम घूम रहा है। देख लो ना विश्वास हो, देखो ये कनेक्टेड है यहाँ से, तो छोटे वाले से करंट बड़े वाले में जा रहा है, इसलिए दोनों में करंट सेम है, और कोई रीजन नहीं है, यहाँ रटना मत इसको, है ना। आई इसी लिया मैंने, और नीचे क्या जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लोगे आप। Sum mu naught n I upon h under bracket 1a plus 3b upon kb। क्या, अरे इतना करने की जरूरत नहीं, ऐसे जोड़ दो, 1 upon b plus 3 upon a इसको ऐसे जोड़ दो, 8b प्लस b naught n I upon 8a 8a। सर क्रॉस लगेगा। हाँ हाँ भैया गलती हो गई बड़े भाई, ठीक है, ये हो गया था वेक्टर फॉर्म में, आसान है ना। थोड़ा अब ये बहुत आसान है, डायरेक्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे, याद कर लो इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। यस सर। नेक्स्ट देखो ये वाला करो, a wire is bent in the form of a circular arc with a straight portion AB। एक ऐसा पोर्शन है इस वायर में जो कि क्या है, स्ट्रेट है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओ, कह रहे हैं इसका मतलब कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बता दो O पे, व्हेन करंट I फ्लोइंग थ्रू द वायर, तो जब आपके पूरे वायर से करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तब आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। आसान है क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब लेकिन ये 10th क्लास की मैथ लगेगी इसमें, इतना ही कठिन है बच्चे, ठीक है। इसको 3 हिस्से में अप्रोच करेंगे, ठीक है, सुनिए ध्यान से। यहां पर देखिए, ये आप पहले क्या मान लोगे, इसको पहले सर्कल मान लो, क्या मान लो, सर्कल के करंट सेंटर पे निकालने के लिए तो रट गया होगा फॉर्मूला, है ना, मानोगे, है नहीं लेकिन मानोगे, और इस वायर को भूल जाओगे, छुपा लोगे, ठीक। तो अभी जो पिछली ट्रिक सीखी थी कि जब वो 4 के डिवीजन में रहेगा तब तो आसान था, 1/4 करके निकाल लिया, लेकिन इस बार तो यार ये 1/4 वाला पोर्शन तो बन नहीं रहा, लेकिन अगर उससे छोटा पोर्शन होगा तब भी तो डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या एक तरीका है, सर ये इसकी लेंथ मिल जाती तो पूरी लेंथ कितनी है 2πr, है ना, तो इसको रिड्यूस कर देते इतने वाली की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी, तो एक फॉर्मूला मैंने r के लिए भी लिखवाया था, मैग्नेटिक फील्ड टू r एट सेंटर, ये डेरिवेशन है आपके कॉपी में, है ना, मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, सेंटर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। रीजन क्या है कि सर यहाँ पर जो एंगल का खेल हो गया ना, लेंथ वैरी कर रही है, तुम्हारे ही पीपीटी में है यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो अच्छे से, अभी सब कॉपी पलटेंगे घंटा, ये लिखा है भाई, ये लिखा है, अच्छा हाँ वही चीज तुम्हें अपने पढ़ के करनी चाहिए थी, लिखा है नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताइए, किसी भी एक, अगर किसी पॉइंट O पर जो कि सेंटर है पूरे सर्कल का, अगर उस पर एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है ड्यू टू सम आर्क लेंथ L, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, नहीं पढ़ाया है ये, पढ़ाया है। तो सेंटर वाले से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें काम तब भी होगा लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, हमारे पास उससे बेटर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं ना भाई, ठीक। आगे बढ़ जाएं। इसमें 2-3 केसेस भी कराए थे, ये देखो ये वाला केस सामने सामने यही है, यही एक्चुअली यही केस ही है, देखो यही केस ही है, यहां से ये हो गया, ठीक है। अब ये बड़ा वाला आर्क हो गया, जो हमने इमेजिन किया वो छोटू वाला आर्क, तो हम पूरे इसका निकालेंगे, चाहे मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लूं, है ना, तो अगर ये यूज करना चाहता हूं क्या हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल एंगल 360 बनता है सर, बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 2 थीटा, तो 360 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा 2 थीटा, तो ऐसे डायरेक्टली भी निकल जाएगा, हर चीज का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, देखो म्यू नॉट आई अल्फा 1 अपॉन 4 पाई आर, आर क्या था यहाँ पर रेडियस दिया था सर मैंने, है ना, और हमारे इस केस में रेडियस कितना दिया हुआ, जितना भी दिया हुआ स्मॉल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, उससे बचाएगा, प्लस ये फॉर्मूले से क्या करेंगे, तब मुझे एक ही बार करना पड़ेगा, ये प्लस क्या करूंगा, एक सिंगल वायर है सर, स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट बी पर, दोनों को ऐड कर देंगे,
अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो ऐड कर देंगे और अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सबसे आसान है। ये रहा वायर, ये रहा अंगूठा और ये लो भाई अंदर की तरफ करंट अगर इधर जा रहा है, तो ये तो बहुत आसान हो गया ना। तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। तुम्हारे कॉपी में सारा आंसर है, पढ़ना भी पड़ता है लेकिन होता है कभी कभी पढ़ते ही नहीं। ये लो इसको करना है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप? तो क्या था, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, यही था ना फॉर्मूला। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर, लिख दूं मैं यहाँ पर, बताइए करें, हम ही करें। और तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दो हिस्से में करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पोर्शन ऑफ द वायर, है ना बेटा। पहले एक बार डायरेक्शन ऑफ करंट देख लेते हैं। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। देखो इधर देखो रीजन क्या है, इधर देखो क्या, सीख लो ये बात कि मैं डायरेक्टली कैसे बोलते। एक ही वायर था ना, दोनों कनेक्टेड ना होते ना तब दिमाग लगाता मैं। अब यार यहाँ से जो करंट चलेगा वही डायरेक्शन से फॉलो करेगा, तो दोनों का आपका क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ होगा तो अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा तो बाहर। क्लॉकवाइज है, दिख रहा है इधर देखो, क्लॉकवाइज है तो ये अंदर की तरफ ही होगा। और ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया था, बताया था ना, ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है तो मेरे हाथ में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन के दोनों मतलब ऐड होने वाले हैं। दो हिस्से में सॉल्व करेंगे, एक हिस्से में इसको छुपा लूंगा और सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करूंगा, और दूसरे हिस्से में ये बाहर वाला पूरा छुपा लूंगा और सिर्फ वायर को देखूंगा। दोनों करना सिखाया था ना। ये दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, बायट-सैवर्ट लॉ में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, किसी भी एक स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट बी पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। तो ये दूसरे वाले में ये कर लेंगे, पहले वाले में हम ये कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, मैं लिखूं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, तो बी ड्यू टू, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी बी, ठीक है सही है ना। तो यहाँ जाएगा म्यू नॉट एन लिख दूं क्या, यस सर। एल तो हमेशा काम आता है, फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आई अल्फा कितना है, अल्फा वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 थीटा कैसे पता मुझे सर, ये बीच का एंगल कितना है, तो 360 में से कितना घटा, ठीक। तो यहाँ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई सर 4 पाई, और यहाँ पे हो गया भैया। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ड्यू टू ए बी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। इसमें कोई दिक्कत, अरे टाइम बहुत पहले अब हो गया, 4:50 हो गया। वही आंसर आज पता नहीं चला। साउंड से क्लास ले ले क्या, खत्म हो जाएगा ये। हाँ सर ले लीजिए। फिजिक्स पढ़ना है, हाँ हाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। केमिस्ट्री कहाँ हो पाएगी फिर, हम जब ले लिए। अब तो 20-25 मिनट की क्लास बची तुम्हारी। सर ने बोला भी नहीं। हाँ उन्होंने नहीं बोला, तभी तो पता नहीं चला। मैम भी नहीं आई आज। कौन मैम नहीं आई? अरे वरना टाइम ओवर हो गया। चलो ये भी वाला करो जरा, पढ़ लेते हैं यार आज, यस सर। है ना। मैंने इस बार को ऐसे रख दी, ठीक है, ताकि तुम लोग को आसान लगने लगे। यहाँ से ये अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, उस डेरिवेशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी और ऊपर एक एंगल होता था और एक नीचे एंगल होता था। एंगल तो दिया हुआ है क्वेश्चन, दैट इज थीटा। ये देखो एंगल दिया है ना, हाँ। ये थीटा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी थीटा दिया हुआ है ना। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें ये चाहिए था, तो पाइथागोरस से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई हाइपोटेनस पता है अपने को, ये चाहिए है ना, परपेंडिकुलर बेस है ये, तो कॉस वाला फॉर्म लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, नहीं पता? अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या होता है ये तो पढ़ा होगा ना, है ना। एक त्रिभुज होगा इसमें एक कोण 90 और एक थीटा कोई मान लो, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर या लंब होगा तो किसको कहते हैं, आधा या फिर बेस। ये हो गया तेरा बेस। तो cos थीटा इस केस में क्या होगा, बेस अपॉन सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन, समझ गए?
तो यही फॉर्मूला यूज कर रहा है। देखो यहाँ पर ये 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। थीटा के सामने है तो ये परपेंडिकुलर हो गई, थीटा के साथ वाली बेस हो गई। हमें बेस की वैल्यू चाहिए थी, मतलब हमें क्या चाहिए? ओसी, है ना। ओसी चाहिए ना तुम्हें, क्योंकि ओसी ये हो गया ना तुम्हारा, ये पॉइंट ये हो गया ओसी। ठीक है बेटा, ठीक। तो ओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? ये क्या है? बेस ना। तो हाइपोटेनस इनटू दैट इज r इनटू cos थीटा। ये हो गया तुम्हारा ओसी इज इक्वल टू r cos थीटा। बस हो गया, फॉर्मूला डिराइव कर लो। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई इनटू वैल्यू पुट करो पूरी और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ओसी हो जाएगा r cos थीटा, ट्वाइस और साइन थीटा हो जाएगा ना। साइन फाई 1 सब भूल गए यार, तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो, क्लास में मजा नहीं आ रहा आज। तो इसका फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। क्या फॉर्मूला था भाई? म्यू नॉट एन आई होगा इस केस में? नहीं। अरे इसमें तो सिंगल है, वायर है सर, इसमें एन कहां से ला दोगे? एन तो हमेशा सर्कल के लिए होता है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई के बाद क्या था यहाँ पर? साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब यहाँ फाई 1 फाई 2 क्या है? दोनों का एंगल सर कितना है? थीटा। तो थीटा। वायर के दोनों तरफ क्या है? थीटा ही बन रहा है ना। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, और यहाँ कितनी है? वो ओसी है ना। यही तो फॉर्मूला लिखा मैंने बायट सेवर्ट का। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर? आप सबकी वैल्यू तो आपको पता है, फाई 1 की वैल्यू थीटा है और फाई 2 की वैल्यू भी क्या है? थीटा। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ क्या जाएगा? 2 साइन थीटा। साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 पाई। ओसी की वैल्यू कितनी है? r cos थीटा। r cos थीटा, है ना। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। लिख डालो यार। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2 tan। इससे मिटा दूं अब? Yes. जरूरत तो है नहीं अब, है ना। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर? तो यहाँ से आ गया बी ए बी। अब देखो 2 2 जा 4 भी तो होता है ना। तो म्यू नॉट आई यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट आई tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, ठीक है। अपॉन 2r 2 पाई r 2 पाई r। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब दोनों को ऐड कर दो, बस कर लोगे ना। क्या हो गया? अब क्या दिक्कत है? बस हो गया आंसर। तो ये तेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये तेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बस दोनों क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने में दिक्कत हो रही है? देखिए सिंपल है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? बी रिजल्टेंट हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बताओ? बी ए डी बी, ठीक है, प्लस बी ए बी। ठीक, दोनों का डायरेक्शन क्या है सर? इनवर्ड। लो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इसका पहले वाली वैल्यू कितनी आई थी? म्यू नॉट एन आई। हम सिंगल लूप के लिए कर दें क्या? अरे सिंगल लूप के लिए तो n 1 हो जाएगा ना, है ना। वो सिंपल लगने लगेगा और क्या। तो म्यू नॉट आई कितना आ जाएगा? 2 पाई। अच्छा 2 कॉमन ले लूं क्या? देखो बचेगा पाई माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? क्या है भाई यहाँ पर? 4 पाई r। 2 तो कट ही जाएगा, है ना, है ना। और प्लस में क्या आएगा भाई यहाँ पर? म्यू नॉट आई, यहाँ क्या जाएगा? tan थीटा अपॉन 2 पाई r। दोनों में आर सेम है, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन? क्या कॉमन लेंगे? कॉमन ले लेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। बचेगा क्या? पाई माइनस थीटा प्लस tan थीटा। इससे सिंपलीफाई होगा क्या? नहीं। ये हो गया तेरा बी रिजल्ट, मैग्नीट्यूड विथ, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। हाँ हाँ, इसीलिए नहीं बोला मैंने, बेवकूफ। सिंपल था वो। देखिए लास्ट क्या? नहीं बेटा, अभी तो पूरा बचा हुआ है,
ठीक है, a long wire bent as shown in figure carries current I if the radius of the semicircular portion। अच्छा एक चीज मुझे किसी को कुछ नहीं आता होगा, सेमी सर्कुलर तो कर ही लोगे आप, क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेंटर वाला है ना, वो ट्रिक अच्छी हो गई है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, ये देन फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर C। तो यार ऊपर वाले पोर्शन से तो कर ही लोगे, बाकी जो आपका ये वायर है ये भी बड़ा आसान है। अब तुम कहोगे कैसे, मैंने क्या सिखाया, टुकड़ों में कर दो, बस पीसेस में कट करो, पहला पीस कट किया, सेमी सर्कल मिल गया, अब उसको भूल जाओ। ठीक, अब आपको दिखना चाहिए ये वो वाला पॉइंट है जो इनफिनिट लेंथ का तो होता था वायर-सेवर्ट लॉ में, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पता होते थे। 3 केसेस कराए थे मैंने, है ना। एक केस में जहां पर पॉइंट बीच में था और वायर आपका ऊपर भी इनफिनिटी तक जा रहा है और नीचे तक, और दोनों तरफ आपका एंगल 90 बन रहा था। दूसरा केस पढ़ाया जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स था और स्टार्टिंग पॉइंट से फिर वायर इनफिनिटी पे जा रहा था, है ना, और आपका जो पॉइंट है इसमें निकाला था वो इसके जस्ट सामने पाया गया, है ना। तो आपका एक एंगल, तो ये वाला एंगल बहुत बड़ा बन गया था, ये वाला एंगल कितना हो गया था 0, φ1 आपका बड़ा हो गया और φ2 0 हो गया था, याद आ रहा है। तो यही तो लग रहा है। तीसरा क्या बताऊं, तीसरा क्या था, वायर अगर आपका ऐसे इनफिनिटी जा रहा है, फाइनाइट भी है तो उसके ऊपर नहीं, मतलब वायर की रेंज के बाहर वो पॉइंट भी था, है ना। तो दोनों एंगल आपके पॉजिटिव बन रहे थे उस केस में, तो फॉर्मूले में नेगेटिव आ गया था। तो चलो ये करके दिखाओ, तो सारे फॉर्मूले कॉपी में, तो इस क्वेश्चन करना है तो बहुत सिंपल है, 3 केसेस है। पहला केस है सेमी सर्कल, दूसरा केस है 2 वायर है, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी सर, सेम होगी कि अपोजिट होगी, अपोजिट होगी दोनों की, है ना। देखो ना, क्योंकि वायर यहाँ से करंट इंसर्ट अंदर आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इस वायर से पॉइंट सी कहाँ है, इसके जस्ट सामने, एंगल कितना बन रहा है, अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो कितना होगा 90 डिग्री। हो गया सवाल यार, क्वेश्चन दम ही नहीं था, एंगल भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, अब भाई वैल्यू भी पुट कर दे क्या। फॉर्मूला जिसको अभी भी नहीं आया भाई साहब, ये लिखा हुआ है, ये सामने लिखा है फॉर्मूला, एक 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसके पीछे सामने एक फिगर बनाया था, तो 2 पॉइंट थे ना, इधर देख, ये परपेंडिकुलर ओसी से तो एंगल बन रहा है, तो ओसी पर ही पॉइंट आ जाएगा, वायर आ जाएगा, तो एक एंगल 0 नहीं हो जाएगा, और एक आपका जो भी एंगल बन रहा है, तो यहाँ इंफिनिटी वायर है, तो एक तरफ एंगल क्या हो जाएगा 90, एक तरफ क्या हो जाएगा 0। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। ये दोनों वायर को मैं उठा के अलग कर लूं, क्या अलाउ करोगे। मैंने इस दोनों वायर को ऐसे बना लिया, गलत किया मैंने, ठीक है, ऐसे बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये दोनों जो कनेक्टिंग है, इसको थोड़ा और लंबा करो, जिस लाइन पे कनेक्टिंग है उसी लाइन पर ये पॉइंट दोनों क्या है, पैरेलल है, ये बीच में पॉइंट सी है, मतलब जितनी दूरी इतनी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी भी होगी, कोई दिक्कत। ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा, इतना तो मानते हो कि ये भी नहीं मानते हो, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, सर्कल पे जितने पॉइंट होते हैं वो रेडियस के परपेंडिकुलर, और एक पॉइंट को से टच करके जो लग जाते हैं उसको टैंजेंट कहते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर हो गया, सब 10th क्लास में पढ़ा था। चलो, इसमें डायरेक्शन करंट ये है और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये। सेमी सर्कुलर का आंसर तो आ ही चुका होगा अब तक। क्या करना है, कुछ नहीं सर, इसका रेडियस अगर a है तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, एन के लिए 1 मान लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और उसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ये तो ऐसे ही हो गया, और डायरेक्शन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ जा रहा है, ये भी क्लियर हो गया। चलो इसकी बात कर लेते हैं, ये लो भाई बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इसके वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है। ये हम क्या करें, तो अंदर ही तो जा रहा है ना, तो मतलब ये भी आपका अंदर की तरफ पॉइंट सी पर भी ऐसा होगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, मतलब सेम डायरेक्शन जो सर्कुलर लूप सेमी सर्कल था उसी के डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसको देख लेते हैं, ये वाले आई को इधर से क्या होगा, ये भी तो अंदर ले जा रहा है, मतलब ये सारे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ये समझ में आया, तो बस वैल्यू निकाल ले भाई, बस वैल्यू निकाल ले, अब हो गया आंसर। चलो कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, एक एक करके करेंगे, अब सीख जाना, लेकिन आराम से, ठीक है। सेमी सर्कुलर को मैं B1 मानूंगा, मैं क्या मानूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू सेमी सर्कुलर पार्ट विल बी B1, ठीक है, आराम से। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इस फिगर में तुम्हें x y z दिख रहा है, क्या तुम मेरी इतनी हेल्प करोगे कि x एक्सिस पॉजिटिव i होता है सर, माइनस x नेगेटिव i होता है सर, और पॉजिटिव y प्लस j होता है सर, और नेगेटिव y माइनस j होता है सर, प्लस k होता है आपका z पॉजिटिव z एक्सिस, एंड नेगेटिव k होता है
इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बस यही हेल्प चाहिए मुझे, ठीक। आप आराम से करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, इसको मैं अलग करके ऐसे अगर बना लेता हूं तो ये मेरा हो गया सेंटर, सुनना ध्यान से, ये हो गया सेंटर सी, ठीक है। अच्छा सर यहां पर मैं अगर एक्सिस बना दूं, ये एक्स और इधर लिख दूं ऐसे वाई, तो मुझे ये हो गया वहां पर, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं जे कैप, यहां लिख सकता हूं प्लस का के कैप। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं ना। तो अगर मुझे पता है कि इस ये जो सी है यहां से अगर एक लाइन ऐसे निकाल दें, जो कि मैं यहां से निकालूंगा, तो ये कौन सी होगी? ये प्लस एक्स होगी, और अंदर इसी की तरफ एक लाइन चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? -6। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले भाई की वजह से, इस सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। अंदर कहां? सर ये सी से अंदर जा रहा है। कहां जा रहे हैं वो? किसके डायरेक्शन में है वो? -x। तो इसका मतलब मैं सावन सर की क्लास आज, अब तो इतना टाइम हो गया, क्या करेंगे वो बता दीजिए। वो तो कब का हमने ओवरटेक कर लिया, आप बहुत लेट हो गए, ठीक। तो ये क्या हो गया? -x। -x क्या होता है? -i। तो मेरे को कुछ नहीं आता है तो मैं लिख सकता हूं b1 जो होगा सर वो -i कैप होगा। बच गया? मजा आ रहा है? आसान है? अब देखना, अब और मजा आएगा। आप जब देखोगे आई, ये वायर देखोगे, वायर एक एक करके निकालते हैं। पहले वाले वायर से ये B2 ही मानेंगे टोटल, इसको दोनों का मैं पेयर मान रहा हूं, दोनों का पेयर मान रहा हूं, ठीक है। और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? B2 मान लिया, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करूंगा, लेकिन दो हिस्से में करूंगा, दोनों को ऐड करके एक मान लूंगा, ठीक। क्योंकि मुझे पता है जितना ये क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ये भी क्रिएट करेगा। तो वैल्यू में मैं क्या करूंगा? एक ही निकालूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है, इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन निकालना ना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तो एक ही कॉमन डायरेक्शन हो जाएगा, अलग अलग होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही सिखाया था ना। और अगर दो सेम वैल्यू, एक ही जैसी वैल्यू है, जैसे मैंने बोला कि 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं और 2 न्यूटन अपोजिट लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? नेट जीरो आएगा कि नहीं आएगा? कट जाएगा ना, कट जाएगा ना। इस केस में तो सर अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी तो काम के, नहीं तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। गलत कह रहा हूं? अगर ये दोनों वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि आइडेंटिकल हैं, एक ही जैसे हैं, तो अगर ये एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तब तो जो आंसर है वो सामने लिखा हुआ B1I है ना। समझ गए ना? ट्रिक समझे? मैं तुम लोग को दूसरे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जहां पर डायरेक्शन दोनों के हम कहते हैं अलग अलग कर दें सबके, और वायर में डायरेक्शन सेम कर दें, तब क्या करोगे? है ना, मैंने अरेंजमेंट कर दी, मैंने कहा ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। यहां पर एक मैंने वायर रखा जो कि इनफिनिट लेंथ का है, यहां दूसरा वायर रखा। अब मैंने कहा दोनों वायर में करंट मैंने सेम फ्लो करा दिया, और ये सेमी सर्कल में भी मैंने करंट सेम फ्लो करा दिया। अरेंजमेंट तो मैं बना सकता हूं ना। इसमें क्या किया गया? एक ही वायर को क्या कर दिया? मोड़ के बना दिया। इसलिए ऐसा हो रहा है कि करंट जा रहा है और इधर से निकल रहा है। क्वेश्चन में ये दो ट्रिक हो सकती है जहां तुम फंस जाओगे, इसको रट के जाओगे, एग्जाम में क्या कर देंगे? अरेंजमेंट ऐसा है कि इसमें भी सेम डायरेक्शन करंट जा रहा है, इसमें भी सेम, और इसमें ऐसे जा रहा है। तब क्या होगा? तब एक्चुअली पता है तुम्हें आंसर 1 सेकंड में आएगा। तुम कहोगे ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे सर, जो बचेगा वो तो ये वाला बचेगा, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उतनी ही करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो टग ऑफ वॉर वाली बात हो गई है ना, इक्वल एंड अपोजिट, कोई मतलब नहीं। तो उसको ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये तो आसान है, सामने है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। किसकी डायरेक्शन है? मतलब एक्चुअल में ये 3D डायग्राम है जो आपको दिख नहीं रहा। एक्स कहां बताया था हमने? इस तरफ बाहर की तरफ। तो ये पेन क्या एक्स का काम करेगी? तो ये अगर टिप कर दूं तो ये प्लस एक्स। तो एक वायर ऐसे है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो पहला वायर कहां से निकल रहा है? इस एंड से, देखो ना ये वाला एंड है ना, इस एंड से निकल रहा है बाहर की तरफ। तो थंब रख के देखेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मैं अंदर आ गया, ठीक, ये हो गया, ये अंदर की तरफ है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। और नीचे किसी डायरेक्शन होती है भाई, देखो ये क्या है? ये ऊपर z, तो नीचे की तरफ -z होगा कि नहीं होगा? तो डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ क्या होगी? -k। और इस वाले में भी -k होगा ना। तो B2 का जो नेट आएगा वो क्या आएगा? C पॉइंट पर क्या आएगा? प्लस क्या? -k, -k, ठीक है, क्या जाएगा? -k क्या? समझ में आ गया? ये वेक्टर क्यों लगा रहा हूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन। अच्छा B2 निकालना है तो बहुत आसान है। देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था? याद आ रहा है? BAB वाला फॉर्मूला। तो BAB नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ B2 लिखूंगा। B2 क्या है? दोनों वायर का कनेक्ट पैरेलल है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है।
तो मैं ट्वाइस पहले कर दूंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा किसी एक ही वायर की वजह से, और दो बार तो लिखूंगा नहीं, तो ट्वाइस कर दूंगा। म्यू नॉट आई यहाँ क्या आएगा साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अच्छा ये बताओ फाई टू जीरो है कि नहीं है? कैसे जीरो है? क्योंकि फिर से वो डायग्राम बना देता हूँ। एक वायर था, ये सी पॉइंट था, है ना, और यहाँ ओ बना हुआ था, याद करवा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी हम लोगों ने? आर मानी थी, मान लेते हैं आर मान लिया। यहाँ थीटा बनता था, कहते थे ये बन गया तुम्हारा फाई टू, और ये क्या बन गया? ठीक है, माफ करना, ठीक है, वो दिक्कत। अब मैंने कहा कि मैं इस वाले पॉइंट को उठा के ओ पे ले आऊंगा, तभी तो ये इसके सामने आएगा। सी पॉइंट तब कब सामने आएगा? जब उठा के, और जब इसको ऊपर लाएंगे ये फाई टू जीरो नहीं हो जाएगा? अरे एंगल बंद होगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है ये गायब हो गया। तो मेरे फॉर्मूले से भी, मेरे फॉर्मूले से कौन जाएगा भाई? साइन फाई वन लिखूंगा, लेकिन फाई टू को जीरो कर दूंगा। और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब मेरे फॉर्मूले में बचेगा क्या? सिर्फ साइन फाई वन बचेगा प्लस साइन जीरो, है ना। अभी फाई वन की वैल्यू कैसे निकलेगी ये बताते हैं। डिवीजन में क्या था भाई बताओ? 4 पाई ए, 4 पाई ए होता है, ठीक है। तो 4 पाई आर की जगह यहाँ क्या जगह 4 पाई ए क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसकी दूरी कितनी परपेंडिकुलर? ए। 2 से बाद में काटना, अभी मत काटना, ठीक है, बाद में काटेंगे, 2 तो बाद में करेंगे यूज ना। ये ए क्यों है बेटा? जिसको समझ नहीं आया देखो भाई, ए क्या है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़े भाई, ठीक है। इसमें कितनी है? ए के बराबर, ठीक। फाई वन कैसे निकलेगा? ये प्रॉब्लम है ना। मैंने एक बात बताई थी, बुर्ज खलीफा पे खड़े हो जाओगे एकदम ऊंचाई पर और तुम बहुत करीब खड़े हो तो क्या होगा? क्लोज टू 90, है ना। sin 90 क्या होता है? ये कैसा वायर है? इनफिनिट है कि नहीं? इतनी लंबी वायर है, बताओ ए उसका है कुछ होगा? कुछ नहीं। हाँ, इन्फिनिटी के आगे ए कुछ होगा क्या? नहीं ना। इसका तो ये माना जाएगा कि ए कहां पर? इसी पे है। 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना बड़े भाई। तो इसका sin फाई वन कितना होगा? sin 90 कितना होता है? 1। तो ये कैसे 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। तो इसको हटा दे, म्यू नॉट आई अपॉन। अब वेक्टर फॉर्म में लिख दे। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? माइनस ऑफ, क्या हो गया? आसान नहीं है ये? आसान है कि नहीं है? समझते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आसान लगेगा, नहीं तो बहुत कठिन है। वैसे देखोगे तो इसको बहुत कठिन लगेगा ये, लेकिन है बहुत आसान। सारा खेल समझने का है, ठीक है। एक अंगूठे से सब कर लेंगे हम लोग, है ना। अंगूठा बड़ा काम का है ना। ये हो गया तेरा वेक्टर फॉर्म में। b1 भी लिख दें। b1 तो आप लिखो यार, b1 तो बता दिया ना, सर्कल वाला था ट्रिक, हाफ करना है सिर्फ। तो क्या आएगा b1 बताओ मुझे जरा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। पाई नहीं रहेगा, 4a रहेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4a, और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आई क्या? अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर ऐड देंगे, कर देंगे। आंसर आ जाएगा। कर लो फिर। तो जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रहता है आराम से करना, थोड़ा वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर एडिशन 2 + 2 वाला एडिशन नहीं होता है। तो क्या होता है फिर सर? मैंने सिखाया था कि दो वेक्टर का सम करना है तो r = a² + b² + 2ab cos θ। सुनना ध्यान से, रुको 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 रुको, रटने की जरूरत नहीं, अभी हम कह देंगे तुम रट जाओगे। अब भाई देखो, जब i और j की बात हो रही है तो एक चीज मुझे बताओ, ये क्या है? ये -i मतलब ये क्या होगा? ये -x की तरफ होगा, है ना। ये हो गया, तो मैं मान लिया x' है, और फिर क्या करें? माइनस के, मैं इसके नीचे मान लेता हूं मैं। अच्छा मुझे एक चीज पता है कि x एक्सिस y एक्सिस तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो कितना काम का बात है भाई। इसका मतलब जो फॉर्मूले में cos थीटा आता है वहां cos 90 आ जाएगा। और cos 90 क्या होता है भाई? cos 90 तो 0 होता है। तो करना क्या है? अब अगली बार कभी नहीं करेंगे सर, अगली बार के लिए रट जाएंगे कि जब भी i j k के फॉर्म में रहेगा, रिजल्टेंट कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे अंडर रूट निकालूंगा, ठीक है। i के आगे जो लिखा है उसको फिर स्क्वायर करूंगा, अब वो चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, ठीक है। j के आगे जो लिखा रहेगा उसको अपन स्क्वायर करेंगे, या फिर k के आगे जो लिखा रहेगा उसको स्क्वायर करेंगे। जितने कंपोनेंट है उतना करेंगे। इसमें कितने हैं? दो ही हैं, k और i, इसलिए दो का स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर किया। अगर i j के तीनों होते तो तीनों के आगे जो मेरे लिखिए तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता रूट के अंदर। बस कैसे कर रहा हूं बार बार, क्योंकि थीटा कितना हमेशा 90 बना रहेगा और cos 90 हमेशा 0 रहेगा, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वेक्टर लगेगा, वेक्टर रहेगा भाई मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, वेक्टर तुम कर ले, रिजल्टेंट में आई, ये आई और के फॉर्म में छोड़ दो। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ मत करो, b1 + b2 करो और जैसे लिखा है वैसे छोड़ दो। यही इसका आंसर, यही इसका आंसर है। मैंने रिजल्टेंट निकाल, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करी। मैंने क्या करा? मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती,
और जब वेक्टर निकालेगा भाई तो ये देख ये i और k का रिजल्टेंट निकालेगा तो बीच में आएगा कि नहीं आएगा? दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अरे यार भाई कितना गधा हो गया, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट क्या आएगा? मैं ये एंगल बता देता हूं 45, रिजल्टेंट का एंगल कितना आ गया 45, और पता है किस क्वाड्रेंट में होगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, इस केस के हिसाब से, ठीक है? दोनों के बीच में आएगा, दोनों के बीच में आएगा, और एंगल कितना आएगा? 45 आएगा। अगर दोनों सेम होगा तब, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर आपका ये जो वैल्यू आ रही है b1 b2, क्योंकि कोई वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ सेम है, मैंने क्या मान ली? सेम, तो 45 आ गया। अगर सेम नहीं होगी तो 45 नहीं होगा सर, तो डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे करोगे? तुम्हें अगर चाहिए वेक्टर चाहिए, इधर देखो tan ऑफ दोनों के बीच का रिजल्टेंट एंगल कितना मान लिया? अल्फा, तो क्या करोगे? वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल। तो हमने एंगल किससे माना था? मैंने अगर इसे बोल दिया एंगल कहां से बन रहा है? x से, तो अपन क्या करेंगे पता है? ये b2 अपॉन b1, और जो आंसर आएगा वहीं से अल्फा निकलेगा। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड यहां से निकलेगा, डायरेक्शन यहां से निकलेगा। समझ में आ गया? कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ही पूछते हैं तुमसे, इतना कॉम्प्लेक्स तुमसे नहीं पूछेंगे नीट में, परेशान ना हो, ठीक है? ये करो, ये बहुत इतना, ठीक? निकाल लोगे, कंप्लीट करो भाई, बैठो मत। ये वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर ही लोगे अब अगली बार। अब ये तुम्हारा पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब पढ़ेंगे अपन, जैसे अब हम लोग पता कहाँ पहुंच गए, कितना स्पीड में चल रहे हैं। गॉस लॉ पढ़ा था हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ का बड़ा भाई, एम्पियर सर्कुलर लॉ, अगली क्लास में। अगली क्लास में नहीं, अभी पढ़ेंगे, टाइम है। हैं? ये थोड़े ना होता है ऐसे समझना। अभी तो क्लास चलेगी, वो पूरी 6 बजे तक चलेगी ना, आज तो क्लास ही है। ये तो वाली बात है, सब कम जाएंगे, फिर याद नहीं रहता है सही। यार ये क्या सिस्टम, भूख लगी है और ये सब कह रहे थाली वाली लेके आया करो सब। जोमेटो में ऑर्डर कर दिया सर्व करते करते पढ़ते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा स्मेल आता रहेगा, भूख लगती रहेगी, पढ़ाते रहेंगे। आज चलो आगे करते हैं, अब पढ़ते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है? अरे कम से कम 5:30 तक तो पढ़ाने दो। हाँ 5:30 छोड़ देंगे हम, ठीक है? 5:16 हो रहा है, अब कितना टाइम पता ही नहीं चलेगा, अभी हम पढ़ा रहे हैं, देखो, ठीक है? अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है? अपन ने पढ़ा था गॉस लॉ में क्या सीखा था बताइए? तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होती है किसी भी क्लोज सरफेस से, है ना, अगर उसके वैल्यू निकालनी, फ्लक्स निकालना है ना, तो क्या करते थे कि तो हम कहते थे कि टोटल करंट जो या टोटल माफ करना, टोटल चार्ज जो होगा उस पूरे गॉसियन सरफेस या फिर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, उसको डिवाइड करते हैं किससे? एप्सिलॉन नॉट से। तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा, है ना? यार ये तुम लोग कूद क्यों रहे हो इधर से उधर, इधर से इधर? जंपिंग दिमाग चल रहा है। ठंडी लग रही क्या? नहीं सर, चलने दीजिए इसे। चलने ही देंगे यार, मेरे पैर ठंडे हो गए, तुम लोग को ठंडी लग रही है? थोड़ी ठंडी लग रही। तो देखो यहाँ पढ़ो जरा, बहुत आसान है। वैसे ही जैसे वहां बताया ना, वैसे ही कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट और द टोटल करंट व्हिच इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। जैसे एक वायर है, देखो ध्यान से, मान लो ये वायर है ना, इसके अंदर से ऐसा करंट ऐसे निकलना है वायर, ठीक है? हमने एक ऐसा रीजन बना लिया, टेढ़ा मेढ़ा हमने ये इमेजिनरी एक रीजन बना लिया, ठीक है? लेकिन क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब क्या होता है? जहां से शुरू करेंगे वहीं पर वापस आ जाना चाहिए, तभी तो क्लोज होगा। तो इस अगर ये टेढ़े मेढ़े पाथ पे चलोगे, जहां शुरू करोगे वहां से आओगे कि नहीं आओगे, है ना? सारे कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये क्लोज पाथ हो गया, ठीक? इसके अंदर पाए जाने वाले जितने करंट है, चाहे वो क्या है, ये आपके कैसे आउटवर्ड करंट, डॉट बनाए ना, डॉट का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ जब आ रहा है तो करंट ये आपका इससे बाहर निकल रहा होगा, और ये बाहर क्या है? सब डॉट है। ये क्या है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब यहाँ से अंदर, और यहाँ पे भी क्या बना हुआ है? क्रॉस। रुको हम करंट यहाँ बना देते हैं, ये तेरा क्रॉस है, ठीक है? ये क्या है तेरा? डॉट। मतलब यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, ये तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, मैं बनवाता हूँ, ठीक है? ऐसे करके, ठीक? और मैंने ऐसे यहाँ से कटिंग कर दी, जस्ट इमेजिन, ठीक है? इधर देखो ध्यान से, आराम से थोड़ा पढ़ लो, लिख लेना यार, अभी तो बहुत समय है क्लास में, कहीं जा थोड़े ना रहे हैं, ठीक है? ठीक है, वो कसम थोड़ा ना खा ली हमने, कहा है हमने,
कह देंगे कि 6 बजे तक पढ़ाएंगे, उसमें क्या है। ठीक, अब देखो यहां से जब करंट निकल रहा है तो ये ऊपर जा रहा है ना, आउटवर्ड, फिर इस वाले पॉइंट पे बचेगा तो इनवर्ड बन जाएगा, फिर यहां से फिर से ये आउटवर्ड, फिर यहां से फिर से इस वाले पॉइंट से इनवर्ड। समझ पाइए वो क्या रहा होगा ये एक्चुअल में निकल गया। इसी तरीके से एक वायर रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो तो एक पॉइंट से आपका अगर आउटवर्ड है, दूसरे का से वो इनवर्ड भी तो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको ये अब तो याद होना चाहिए कि कोई भी सर्कुलर वायर होता है तो उस वायर के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाई जाती है। देखो ना, प्लेन मतलब क्या होता है, जिसपे वो बना हुआ है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या? नहीं ना, इससे या तो बाहर होगी या तो अंदर। तो क्लियर है कि जो वायर का इफेक्ट है वो अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ जो बन रहा है आपका, जो ये आपने फिगर बनाया है, इसका रीजन क्या है कि एक्चुअल में ये वायर अगर ऐसे जा भी रहा होगा तो इट डजंट मैटर, ये जो भी इसका प्लेन होगा उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस वाले प्लेन में होगी, वो जो कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो इफेक्ट है उसके हिसाब से अगर सोचेंगे तो क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो, क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं किससे, एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस, किसी भी फ्री स्पेस, मतलब अभी जहां पे हम लोग हैं ये फ्री स्पेस है। इसी प्रकार से वैक्यूम, ये हटा दो यहां सारे सारे, क्या बन जाएगा, ये वैक्यूम बन जाएगा। तो वहां पर जो वैल्यू आएगी उसके लिए क्या होगी, म्यू नॉट टाइम्स कर दे टोटल करंट जो भी है। तो यहाँ कितने करंट है, I1 I2 और I3। बाहर कितने करंट है, ये I4 और I5। जोड़ेंगे किसको सर, I1 I2 I3 जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों का डायरेक्शन। मैंने क्या कहा, सेम डायरेक्शन में करंट जुड़ता है और अपोजिट में, मतलब कुछ भी कोई भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में जुड़ेगा, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट होगा। मैंने ध्यान से देखा I1 और I3 सेम डायरेक्शन में थे और I4 I2 आपका अपोजिट। तो यहाँ देखो I1 माइनस I2 प्लस, समझ में आ गया, सिंपल है एकदम। यहाँ पर ये देखो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर 2+2 वाला रूल चलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल एडिशन करना है। तो इसका मतलब है सर ये जो लिखा हुआ है लाइन इंटीग्रल, मतलब कि B डॉट dl कर रहे हैं, dl क्या है, इस पाथ का ही कोई एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो इसका इंटीग्रल करेंगे, मतलब इंटीग्रल क्या करता है, सम करता है। क्या करता है, सम करता है। इसके लिए क्या है, म्यू नॉट इनटू समेशन। समेशन मतलब क्या है कि आप जितने भी करंट है उसको जोड़ डालिए, तो ये जाएगा म्यू नॉट, अगर मैं समेशन खोल दूं तो क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा सर I1 माइनस I2 प्लस। समझ में आया, यही काम है समेशन का। समेशन मतलब जोड़ डालो, ठीक है, सेम क्वांटिटी होगी तभी। तो आगे देखिए, दिस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज अराउंड शेप ऑफ द क्लोज्ड पाथ, एनी करंट आउटसाइड द क्लोज्ड पाथ इज नॉट इंक्लूडेड। मैंने देखो इंक्लूड किया नहीं, इन राइटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द लॉ, राइट हैंड साइड ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, लिख डालिए भाई, वो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, यही पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट करें, जल्दी लिखो बेटा। यस सर। ये वाली लाइन तो समझ में आई गई होगी, पहले ही बता दिया कि जो भी पाथ की क्लोज पाथ के बाहर करंट होगा उसको नहीं जोड़ेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो देखो भाई, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सर्कुलर लॉ की जो अभी पढ़ा उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये फिगर देखिए क्या समझाई, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये आपका कंडक्टर है जो कि क्या है, इनफिनिट है ना। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे अभी बताइए। तो ये सिंपल सी बात है, फिर से जो हम इमेजिनरी एक ही वायर है ना, अब देखना ध्यान से कितना आसान हो जाएगा। एक ही वायर है, हमने इससे डेरिवेशन किया हुआ है, एक जो बायट-सैवर्ट लॉ से निकाला था, एक इनफिनिट लेंथ ऑफ वायर से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना, वही है ये। लेकिन जैसे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितना आसान हो गया था, वैसे ही इस चैप्टर में एम्पीयर सर्कुलर लॉ काम आता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी डेरिवेशन इतने बड़े-बड़े किए उसको ये एक लाइन में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये एक और सिंगल वायर हो गया, तो हमने क्या किया, एक हमने इमेजिनरी प्लेन मान लिया। हमने क्या मान लिया, इमेजिनरी प्लेन। फिर हमने क्या किया, एक इमेजिनरी अपना सर्कल बना लिया। सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो भी पाथ होगा वो कैसा होगा, वो क्लोज्ड होना चाहिए, होगा ना। तो इसका मतलब मैंने सिंपल सा एक में यहाँ से O से, वो क्या है, जिस पॉइंट से ये वायर इस प्लेन को कट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस कितनी ले ली भाई, R। तो अगर सर्कल है तो बेटा सर्कल है तो इधर भी R ही होगा सर, इधर भी R होगा, हर तरफ R ही होगा ना। इसका मतलब है कि मैं इस पे कोई एलिमेंट ले सकता हूँ जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। ये तो आसान है, मुझे क्लियरली सिखाया गया था, जो एलिमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लो, है ना। बायट-सैवर्ट में करंट एलिमेंट है, उससे मत जोड़ना, ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। यहाँ दूसरी चीज कहते हैं इसको।
तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, तो बी की डायरेक्शन निकालना। अच्छा ये तो याद हो गया होगा यार, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है ना। ये देखो है ना, अपन कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ACW है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आगे आगे पीछे ऐसे ऐसे घूम रही होगी, और ऐसे घूमते घूमते दूर जाएगी, ऐसे बड़ा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा हो जाएगा, है ना। मेरा इतना ही बड़ा है भाई, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, हमने एक फिक्स ले लिया दूरी, ठीक, तो ये r ले ली, तो यहाँ से निकल जाएगा BDL, और DL की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम, 2πr ही तो होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंटीग्रेशन में लिमिट तो समझ में आ रही है, 0 से 2πr है ना, और b की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि दूरी बराबर रहेगी वायर से, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आ गया ना, तो ये सिंपल है कि नहीं है, तो इसको कर सकते हैं हम लोग, तो करो ना, करो भाई, करो जल्दी करो, छुट्टी इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब समेशन, सर इस सर्कल के अंदर तो एक ही करंट है, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई। हो गया डेरिवेशन खत्म, एक लाइन का है करके दिखाओ। तो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, थीटा कितना होगा, 0। अरे आर जो आपका एलिमेंट है, जो एलिमेंट डीएल लिया, कितना एंगल बना रहा है, 0, आर के साथ ही तो है ना। थीटा कितना हो जाएगा, 0, थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, बताओ, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। b बाहर ले लो, b कांस्टेंट है, बाहर ले लो, dl क्या हो जाएगा, 2πr। आंसर बन के आ गया कि नहीं आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2π, ये हो गया तेरा। यहाँ कोई दिक्कत हो बताओ, देखो हम एक कर देते हैं भाई, तुम लोग को इंडिकेशन नहीं आता होगा ना। ये हो जाएगा 0 से 2πr, बेटा dl का क्या हो जाएगा, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसके बाद दिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये थीटा 0 कैसे हुआ, संस्कृति बताओ, ये थीटा 0 कैसे हुआ बेटा, इतना टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए बता रहे तुमको, b डॉट dl लिखा था, है ना, तो यही दो वेक्टर हैं, तो dl कहाँ है सर, यही हो गया आपका dl, ये क्या हो गया, dl है ना, ये छोटी वाली लेंथ हो गई, और इसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। दो लाइन एक के ऊपर एक है, एंगल कितना बन रहा है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल ही होता है ना यहाँ पे cos थीटा में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, गलत है क्या, सही है ना, लिख लो भाई फटाफट। समझ में आया कितना छोटा था, है ना, जितने डेरिवेशन सब ऐसे ही हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, 3 मिनट है भाई अभी, ईमानदारी से पढ़ा रहे, ठीक। क्या है भाई यहाँ पर देखो, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये वाला फिगर है, ये वाला, ये तो हो गया ना, ये पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, दो बार आ गया। अरे यार सेम चीज 2 बार लिख दी गलती से, माफी मांग लिया। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर, हमने अब वायर ले लिया जिसका थिकनेस हमने लिया है, तो मतलब सिलिंड्रिकल बन गया, है ना। फिर यहाँ पर आगे देखिए क्या है, फॉर अ पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर, हम कह रहे हैं किसी ऐसे पॉइंट को ले लो जो वायर, ये है ना, ये बहुत अच्छा है, पेन, ठीक है, पेन के अंदर भी तो हो सकता है, थिकनेस है ना, और इसमें तो नहीं हो सकता, ये बहुत थिन वायर है। पिछला केस ये वाला, नया वाला केस ये वाला, ये सिलेंडर हो गया, है ना, तो इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस होगा, सर रेडियस से छोटा कोई पॉइंट ले लो, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाला केस कह रहे हैं कि जो पॉइंट है जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो सर, वो रेडियस ऑफ सिलेंडर से भी छोटा है, तो इसके लिए क्या करोगे, फिर से एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगेगा, लेकिन अब इस बार दिमाग लगेगा, क्योंकि जब आप किसी एक वायर से लोगे तो पूरे के पूरे वायर से फ्लो करने वाला करंट आई दिया हुआ है, तो जब वॉल्यूम घटेगा तो करंट की वैल्यू भी चेंज आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले क्या करेंगे, करंट पर यूनिट एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, करंट पर यूनिट एरिया, जिससे कि सबसे स्मॉलेस्ट एरिया, मतलब एरिया क्या होता है बेटा, अगर मैं कह रहा हूं यही वाला तो होता है एरिया, इसी को तो एरिया कहते हैं, है ना। अब अगर छोटा सर्कल बनाएंगे तो उसका एरिया घट जाएगा ना, तो जब एरिया घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो अगर मैंने ये निकाल लिया कि टोटल करंट अगर आई है और टोटल जो बड़ा वाला एरिया कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सो क्या कहते हैं, करंट पर यूनिट
एरिया। तो अब इससे क्या फायदा होता है, जितने एरिया का करंट चाहिए उतना एरिया मल्टीप्लाई कर दो, आपको उतने एरिया करंट मिल जाएगा। तो अगर मैंने कहा फॉर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना बोला मैंने, स्मॉल पाई आर, स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्यों कह रहा हूं, मैं छोटा सा एरिया ले रहा हूं, मतलब कि कोई ऐसा एरिया जो कि अंदर है, देखो ये अंदर वाला, ठीक है, इसको रेड कलर से कर रहा हूं, ये वाला एरिया है ना, सिर्फ ये अंदर वाले एरिया की वजह से पूछा, जो कि आपके रेडियस से भी छोटा सर्कल है। तो क्या करेंगे हम, इसका करंट निकालना है, तो स्मॉल आई कितना हो जाएगा, स्मॉल आई की वैल्यू हो जाएगी सर, स्मॉल आई की वैल्यू हो जाएगी करंट पर यूनिट टोटल एरिया इनटू जो स्मॉल एरिया है, जो कि कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया तुम्हारा, करंट करंट आ गया। ठीक है, पाई कट जाएगा बड़े भाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो बेटा, ये हर जगह काम करता है। ठीक है, जो भी वेरिंग क्वांटिटी होती है, जैसे मान लो किसी ने तुमसे कह दिया करंट पर यूनिट लेंथ निकालो, मैंने कहा कि मेरे लेंथ, अगर मैंने कहा कि मेरा एल लेंथ का वायर था, उसमें करंट कितना फ्लो था, आई, मैंने कहा एक्स स्केल निकालो, और मैंने कहा उसका एरिया बहुत छोटा है, तो मैं क्या करूंगा पता है, अगेन आई को पूरे लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, फिर जितनी लेंथ का चाहिए उतनी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो तरीका है ना, ये हर जगह काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तुम्हारी है, हाँ मतलब ये क्या मतलब सिस्टम है कुछ तुम लोग का, कि अगर मतलब हमें होगा तो तुम करोगे। यार कैसी कैसी बातें करते हैं यार तुम, अजीब अजीब बातें करते हैं यार, ये तो इसको बोल दिया और हमें पेट बुझला तुमने सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब क्या कहलाता है? चलो 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 वापस से एमपी तक उठा लियो, बहुत आसान है, थोड़े से थोड़ा हेल्प कर दो, 2-3 मिनट लगेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत कठिन नहीं है। तुमने कहा समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा, जैसे अगर टोटल पूरे थिकनेस ऑफ वायर से, पूरे वायर से करंट आई फ्लो कर रहा है, मैंने कहा कि मैंने इससे कह दिया कि मैं छोटा वाला एरिया ले रहा हूँ, मतलब उससे भी छोटा एरिया ले रहा हूँ, क्षेत्रफल घटा दिया, तो चार्ज तो हर जगह से फ्लो कर रहा होगा, तो चार्ज हर जगह से फ्लो करेगा, तो इसका मतलब कि जब एरिया घटेगा तो नंबर ऑफ चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं वो घट जाएंगे, तो करंट नहीं घटेगा। नींद में हो ना थोड़ा, इसलिए होता है। तो जब आपका क्षेत्रफल घट जाएगा, यानी कि एरिया घट जाएगा, तो करंट भी घट जाएगा। कि कैसे निकालेंगे, ऐसे केसेस सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पहले आप पूरे करंट को पूरे एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया के लिए आपका करंट मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट को जोड़ता जाऊं, तब तक जोड़ूं जब तक मुझे क्या मिल जाए, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ये पूरा एरिया मिल जाए, तो इसका मतलब मैं सारे करंट को जोड़ ही तो रहा हूं। तो मैंने कहा कि सेम वैल्यू को बार बार जोड़ूंगा, सेम वैल्यू को बार बार जोड़ूंगा, तब तक जोड़ूंगा जब तक मुझे पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर तक का करंट ना मिल जाए। तो मैंने कहा उतनी बार मल्टीप्लाई ना कर दूं मैं इससे, तो मैंने वही किया, इसको मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर से। यही होता है पर यूनिट वाला कंसेप्ट, तो ये हर जगह लिख जाता है, ये ऐसा कंसेप्ट है जो हर जगह लग जाता है, किसी भी जगह लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैं कई बार इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला बन गया कि अगर मुझे स्मॉल आई निकालना है, तो अगर ये आर की वैल्यू, अभी देखो तुम्हारा परमानेंट फॉर्मूला है, तुम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आर की वैल्यू चेंज करते रहो, तो कब तक काम करेगा, जब तक ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए। अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, आई बचेगा, कैपिटल आई बचेगा, यही होना भी चाहिए था। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया। यहाँ अगर तुमने कैपिटल आर पुट कर दिया, ये कट जाएगा बचेगा, और यही होना भी चाहिए था। फिर क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि टोटल आपका जो रेडियस है सिलेंडर का, या फिर वायर का सिलेंडर जो है रेडियस है, उसमें जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है, कैपिटल आई, और जब मैं यहाँ आर पुट कर रहा हूँ तो आई आ भी जा रहा है, तो काम कर रहा है ना, ये सिंपल है ना। तो इसका मतलब अब कुछ नहीं करेंगे, अब मैं एक छोटा सा वायर से बना लूंगा, पतला सा वायर बनाऊंगा, पतला दुबला सा, है ना, जिसका एरिया कितना, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा मेरे लिए, स्मॉल आर। मैं बड़े वाले वायर को बोल चुका हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, और अब मैं कहूंगा इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें आई स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, है ना। फिर से वही वाला खेल, मैं कहूंगा मुझे फिर से इमेजिनरी लेना पड़ेगा सर्कल, है ना, जिसमें मैं मानूंगा कि अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मुझे पता है इस सर्कमफरेंस से कितना जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो इसका मतलब है लाइन इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगाऊं क्या, बी इनसाइड, मैंने क्या बोला, इनसाइड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो पाई गई, ठीक, इनटू
इनटू फिर से अब मैं 2 पाई r लिख दूं या फिर से इंटीग्रेशन करूं, यार पिछला किया तो था, इस बार भी थीटा 0 ही होगा, हर केस में 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर जो सर्कल बनेगा उसी डायरेक्शन में आपका b भी होगा, उसी डायरेक्शन में आपका dl भी होगा। तो यहां से लिख दूं मैं 2 पाई स्मॉल i इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल i, होगा कि नहीं होगा? स्मॉल i क्यों लिखा? क्योंकि तो उतना ही करंट फ्लो हो रहा था, है ना। तो b इनसाइड कितना निकल गया? b इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल i अपॉन 2 पाई स्मॉल r। स्मॉल i की वैल्यू पुट कर देंगे, निकल गया कि नहीं निकल गया? यही करना था। अब बताइए वो कठिन है? तो क्या करेंगे, i की वैल्यू पुट कर दो, तो कैपिटल i, तो कैपिटल i के फॉर्म में क्या दिखेगा यहाँ पर? तो b इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा बेटा 2 पाई स्मॉल r ऑलरेडी था और एक कैपिटल R स्क्वायर और आ गया, तो एक बार यहां से कट जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आया? अच्छा मुझे ये बताओ कि इस फॉर्मूले को मैं इधर लिखूंगा, ठीक है, जगह नहीं है तो मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊंगा। तो यहाँ से आ गया b इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल r। इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो यहां से एक सेपरेटर लाइन खींच रहा हूं ताकि समझ में आए ये नीचे वाला अलग चल रहा है, ऊपर वाला अलग चल रहा है। ठीक है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहां से मैं एक लाइन लिखूंगा फिर पूछूंगा तुम्ही से, जो मैं ही छोड़ दूंगा तुम्हें इस पॉइंट के बाद, क्योंकि तुम लोग जो है नाराज हो रहे हो, तो मैंने कहा आप छोड़ ही देते हैं। बी इनसाइड क्या हो जाएगा? सिर्फ डिपेंड करता है सर कि आपका पॉइंट कितने अंदर या कितने बाहर की तरफ है। कैसे कह पा रहा हूं? सुनो ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं, जब इतनी मेहनत कर ली है तो 1 सेकंड और सही। म्यू नॉट सर कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट है सर, कैपिटल आर सर वो तो रेडियस है, आप थिकनेस थोड़ा चेंज कर दोगे वायर की, ये भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट ही, बदल कौन रहा है? r स्मॉल r, आप पॉइंट को कितना अंदर ले जाते हो कितना बाहर ले जाते हो। समझ में आ गया? चलो इतना पढ़ लिया। अगले दो केस क्या है? जब हम पॉइंट को रेडियस मतलब ले आके वायर के ऊपर रख दें। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब हम वायर के बाहर लेके चले जाएं। तो पहला हमने पढ़ लिया इनसाइड, दूसरा केस क्या है एट द वायर, और तीसरा पॉइंट क्या है आउटसाइड द वायर। यही 3 पॉइंट है, एक पढ़ा दिया, 2 पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भाग